हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आपके 14 मई का जो पेपर हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14th वाले पेपर में कुछ नया चेंज नहीं हुआ है बेटा, वही सिमिलर पैटर्न रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स में जो भी बदलाव है वो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगी। जैसे 13th का एनालिसिस आपने ऑलरेडी देख लिया है। 14th में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में स्पेशली बच्चों ने बताया कि क्या हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आरसी के क्वेश्चंस, वो कुछ बच्चों ने बताया कि 2 ही सेट आया हुआ है जिसमें पाँच क्वेश्चंस थे, यानी 10 क्वेश्चंस मिले। कुछ बच्चों ने बताया कि 3 सेट था और उसमें 12 क्वेश्चंस मिले, यानी एक सेट में आपको 4 क्वेश्चन मिला है। और कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि 4 सेट था जिसमें लगभग 16 क्वेश्चंस मिले। तो यही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके आरसी के रहे हैं। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट हर शिफ्ट में पूछा गया है और इसकी जो एग्जैक्ट नंबर है वो पेपर टू पेपर वैरी किया है बेटा। रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बच्चों ने बताया कि एक बच्चे ने बताया मैम 50% या 50% तो ऐसा लग रहा था कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही पूछा गया है। हम बोले बताओ बेटा कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने कहा लगभग मैम 15 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया हुआ था। तो वहीं पे कुछ बच्चों ने बताया कि 4 से 6 क्वेश्चंस आए हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। क्योंकि ये भी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि बच्चों को काउंट करने में थोड़ा हो सकता है गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है कि एक क्वेश्चन कितना क्वेश्चन काउंट कर पाना, ये सब हो नहीं पाता है। टाइम का भी आपको कमी रहता ही रहता है, 1 घंटा कैसे बीत जाता है कैसे पता ही नहीं चलता, है ना। तो ये दोनों टॉपिक आपका कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है, आप सबको इससे आइडिया लग जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से फॉर्म में? मैचिंग के फॉर्म में, याद रखिएगा। और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वही 6 से 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका इडियम्स मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा रहा है और इसके 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम रह ही रहे हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया मैचिंग के फॉर्म में एक क्वेश्चन में आपको 4 इडियम मिलेंगे और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको उसमें से चूज़ करना है। क्लियर? OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिलर्स के क्वेश्चन आ जा रहे हैं आपके पास, फिलर्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और एक बच्चे ने मुझे बताया कि ग्रामर में हमको कंजंक्शन से भी चैप्टर मिला है, कंजंक्शन से भी क्वेश्चन मिला है कल, और प्रीपोजिशन से भी मिला है। तो यानी दोनों मिला दें हम, प्रीपोजिशन कंजंक्शन। और एक क्वेश्चन उसने बताया कि एडजेक्टिव से भी था। तो ये देखो, ग्रामर से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3-4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 15 से 20 नंबर आपका यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल पेपर का चल रहा है। एक जो आपका सेंटेंस है पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है पोएटिक डिवाइस से। आपका सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, इसके अलावा आपका पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या क्या क्वेश्चन हमको अभी तक मिला है। तो हमको जो मिला है कॉल वाला, आपको मैंने पहले बताया है, कॉल ऑन, अपॉन, ये पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया है कॉल ऑफ पूछा गया है। फिर उसके अलावा आपसे पूछा गया है कॉल से रिलेटेड आपके जो फ्रेजल वर्ब है वो पूछे गए हैं, जिसका मतलब होता है विजिट करना किसी के यहाँ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। फिर बच्चों ने बताया ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ब्रेक डाउन था, यानी जो एक उन्होंने सेट उठा रहे हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे फ्रेजल वर्ब आपको करा दे रहे हैं। तो जैसे ब्रेक डाउन आया है, उसके अलावा ब्रेक थ्रू आया है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? सक्सेस, इट डिनोट्स सक्सेस, एडवांसमेंट। इसके अलावा ब्रेकआउट आया हुआ है आपके एग्ज़ाम में। ब्रेकआउट मतलब जैसे कोविड ऑल ऑफ सडन ब्रेकआउट हुआ था, एक्सप्लोर होना किसी चीज़ का, तो एक्सप्लोर इसका मीनिंग हो जाएगा। और ब्रेक डाउन का दो सेंस होता है। एक तो किसी व्हीकल, कार, मशीन में खराबी होना, दूसरा इमोशनली शैटर्ड हो जाना। तो कल ही के सेशन में मैंने आपको ये कवर कराया था। तो ब्रेक डाउन का मतलब हो जाता है स्टॉप फंक्शनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? कोलैप्स इमोशनली।
इमोशनली बिखर जाना, है ना, टूट जाना, फूट जाना। ब्रेकअप के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पूछे गए। तो ब्रेकअप का भी मतलब पूछा गया था। ब्रेकअप का मतलब ईजी था एवरीवन। ब्रेकअप का मतलब टू एंड अ रिलेशनशिप, तो ये पूछा गया है। अब हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम में हो सकता है सेट वाला पूरा का पूरा सेट उठा ले, है ना, सेटअप, सेट इन, सेट आउट, ये सारे के सारे पूछ लें। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको डेफिनेटली करके जाना है, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो फ्लैबरगास्टेड एक वर्ड पूछा गया है। फ्लैबरगास्टेड वर्ड्स की बात करें तो ट्रैंक्विल आया हुआ है। इसके अलावा फ्लैबरगास्टेड आया है, क्योंकि वही बच्चे, कल वाले जो बच्चे हैं, बता रहे हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर नहीं था, है ना। फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर शॉक्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड और सरप्राइज्ड। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड है एस्टाउंड। एस्टाउंड ज़रूर कर लेना। एस्टाउंड का मतलब भी क्या होता है, एस्टाउंड, एस्टाउंडेड मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, व्हेन यू आर शॉक्ड टू सी समथिंग। इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आता है बेटा टेक अबैक। टेक अबैक, टेक अबैक का मतलब क्या होता है, टू बी सरप्राइज्ड, टू बी सरप्राइज्ड, आश्चर्य में आ जाना। ये आपका पी है, ठीक है, सरप्राइज्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो गया, सीरीन हो गया। तो ऑप्शन में भी आपको यही दिया हुआ था। कुछ नए क्वेश्चंस तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ कुछ वर्ड बच्चों ने बताया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं खुद रिकॉल करा रही थी कि क्या ये वर्ड आया है, बताओ ज़रा मुझे। तो बच्चे बता रहे थे। एक वर्ड आया बेटा, वर्ड क्या था आपका, भेजा था बच्चे ने, मिंडर। वर्ड था आपका मिंडर। तो मिंडर वर्ड का मतलब क्या होता है, मिंडर का मतलब होता है कोई चीज़ घुमावदार है, घुमावदार, है ना। तो मिंडर पूछा गया है आपसे। घुमावदार, जैसे इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। मिंडर मतलब वाइंडिंग, वाइंडिंग, घुमावदार रोड होते हैं ना, वाइंडिंग। जैसे मान लो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये घुमावदार, सीधा सीधा नहीं है, सीधा रास्ता ये होता है, पर ये घुमावदार रास्ता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइंडिंग रोड बोलेंगे, वाइंडिंग, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, घुमावदार। इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं क्या बच्चों ने पूछा है। तो ज़्यादातर आपको सेट ही उठा के पूछा गया है कि ये सेट पूछा गया है। ज़रा मुझे चेक कर लेने दो। मैन हैव सिवरल वाइफ्स इज़ कॉल्ड व्हाट। तो यानी कि मैन हैव सिवरल वाइफ्स, ज़रा क्वेश्चन देखने दो। मैन हैव सिवरल वाइफ्स, मेनी वाइफ्स इज़ कॉल्ड व्हाट। तो इसमें ऑप्शन में था आपके पास पॉलीजाइनी, 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 तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। फिर था आपके पास पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, एंड्री। फिर आपके पास था पॉलीगेमी, पॉलीगेमी जो बच्चे ने भेजा हुआ है मुझे। और फिर आपके पास था एंडोगेमी, क्या वो था बेटा, एंडोगेमी। तो इनके मीनिंग की हम बात करें, आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी, ठीक। तो पॉली, और यहाँ पे देखो पॉलीगेमी हो गया, पॉली एंड्री होगा, पॉलीजाइनी हो गया। तो पॉलीजाइनी मतलब, पॉलीजाइनी मतलब, जाइनी मतलब फीमेल, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप, है ना। तो गायनी, गायनी मतलब फीमेल, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, ए हो जाना चाहिए। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड, अ सिस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड, जिसमें बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, ऐसा कल्चर। हस्बैंड, क्योंकि पॉली मतलब क्या होता है बेटा, मेनी होता है, और एंड्री मतलब क्या होता है, एंड्रोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मेल। उसके बाद आपके पास आता है पॉलीगेमी।
सिस्टम नहीं बेटा, यहाँ कस्टम लिख लेना। क्या लिख लेना? कस्टम लिख लेना। कस्टम ऑफ, रिवाज होता है ना कि बहुत सारी शादियाँ होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ कस्टम ऑफ हैविंग मेनी मैरिजेस। गेमोज से बना हुआ है, तो बहुत सारी शादियाँ होना, ये सब मैंने आपको कवर कराया हुआ है। आंसर आपका यही होगा, पॉलीजाइनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके पास, अच्छा एक वर्ड और तो रह गया आपका, एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ हैविंग मैरिजेस, है ना। जैसे इंटर मैरिजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोगेमी। इंटर मैरिज। तो एक ही ग्रुप में शादी करना, अलग नहीं, हटके नहीं, लव मैरिज नहीं, एक ही ग्रुप में शादी करना, तो एक ही सिमिलर कास्ट में शादी कर लेना, ठीक है। उसके अलावा क्या था क्वेश्चन आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन फाइंड आउट करना बड़ा दिक्कत हो जा रहा। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया, तो कल वाले में बच्चे ने बताया था, जो टॉपिक था आरसी का, वो था आपके पास, एक था टॉपिक आपके पास बुक कलेक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था? बुक कलेक्शन से रिलेटेड था, तो स्टोरी फॉर्म में ही चल रहा था। दूसरा था आपके पास सोशल एडिक्शन, है ना। सोशल एडिक्शन किसी टॉपिक को लिया था, मतलब जितना आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, इसी से रिलेटेड टॉपिक था। बच्चे ने इतना मुझे बताया। एंड देन तीसरा टॉपिक वो बता नहीं पाई थी, कि क्या था। स्टोरी बेस्ड ही बेसिकली उसके पेपर में था, तो ये कुछ था। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इजी पेपर था मैम, ऐसे उन्होंने देखो कैसे भेजा हुआ है। एंटोनिम सिनोनिम से 3-4 क्वेश्चन थे। फ्रेजल वर्ब का मैच द फॉलोइंग था, ब्रेकअप था, ब्रेकडाउन था, ब्रेकआउट था, ईडियम के कुछ क्वेश्चंस थे, एरर करेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चेंज, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि एरर करेक्शन भी आया हुआ है, याद रखिएगा। एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरर करेक्शन, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कि अगली बार आप जब पेपर दे रहे हैं तो आपके पेपर में एरर करेक्शन भी पूछा जाएगा। मेजर चेंज यही हुआ है। कल के इवनिंग शिफ्ट में बच्चे ने आज मुझे आंसर किया था, आज बताया था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा बेटा क्रेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्रेसी से रिलेटेड आपको वर्ड पूछे गए थे। उसमें वर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ही पूछा गया था, जैसा बच्चा बता रहा था। इसमें था आपके पास ऑटोक्रेसी, CRACY। देन आपका था थियोक्रेसी, ये मैचिंग के फॉर्म में था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, एंड देन एक और कोई क्रेसी वर्ड था, उसने मुझे फ़िलहाल इतना ही दिया हुआ है, थियोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। हाँ, और एक और बच्चे ने बोला कि मैम सरप्लस से रिलेटेड वर्ड आया था, सरप्लस, है ना। सरप्लस मतलब क्या होता है? सरप्लस मतलब होता है एक्सेस, किसी चीज़ की मात्रा जब आपके पास पर्याप्त रहे, एक्सेस रहे, है ना, पर्याप्त, इस सेंस में पूछा गया है। एबंडेंस, ओवरलोड, यू कैन से दैट ओवरलोड। इसके अलावा चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं कवर करा देती हूँ, क्योंकि जितना क्वेश्चंस मेरे पास कलेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको सारे टर्म्स यहाँ पे बता चुकी हूँ जो मेजर पॉइंट है। तो चलो कुछ वर्ड्स करा देते हैं कि कल बल में आपका पेपर होगा तो आप इसको, इस सेशन को जब देख रहे होंगे तो आपको हेल्प मिल जाए। तो चलो मैं कुछ वर्ड्स आपको कवर करा देती हूँ क्रेसी से रिलेटेड। चलो हाँ सबसे पहले बेटा आता है आपके पास एरिस्टोक्रेसी। क्या आता है? एरिस्टोक्रेसी। अब एक एक करके मैं नोट डाउन यहाँ पे करा देती हूँ। फिर आपके पास आता है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ऑटोक्रेसी। हाँ, ऑटोक्रेसी तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ऑटोक्रेसी। फिर आपके पास आता है ब्यूरोक्रेसी। तो
तो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय ऑफिशियल्स। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे IAS PCS हो गए, ये जब रूल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। फिर आपके पास ऑटोक्रेसी था, एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन इंडिविजुअल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ruled by a single individual। मतलब इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे रशिया में कौन है बताओ? पुतिन, एक नाम रहता है ना हायर पोजीशन पे। ऐसे चाइना की बात करें तो जी जिनपिंग, है ना। तो एक अथॉरिटी के साथ, उसको चाइना में हालांकि डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, लेकिन ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पूरी पावर रहे। एरिस्टोक्रेसी आपका क्या होता है? रूल्ड बाय पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास। मतलब क्या होता है? जो अमीर लोग होते हैं, जो नोबल पीपल होते हैं, वो रूल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। कहाँ गया एरिस्टोक्रेसी? अच्छा, ऑटोक्रेसी हमारा हो गया। ओके, मैंने थियोक्रेसी में लिख दिया, नो इशू, इसको मिटा देती हूँ मैं। देखो बेटा, ये आपका ऑटोक्रेसी है। आगे हम लोग थियोक्रेसी कर लेते हैं, तो ऑटोक्रेसी यहाँ से हटा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय, सब पावर रूल से रिलेटेड है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय एलीट क्लास। जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग इन द सेंस कि जो नोबल पीपल होते हैं वो रूल करें। ठीक है, क्योंकि अमीर रिच लोगों के लिए एक अलग क्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है। कुलीन तंत्र इसको हम हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट सोशल क्लास। जैसे जिनका कास्ट अपर है, ये सारे लोग राजतंत्र टाइप का होता है ना, वो लोग जब रूल करें तो हाईएस्ट क्लास। एलीट की जगह आप हाईएस्ट लिखो, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट हियर। कुलीन तंत्र लिख लेना, तंत्र। अब यहाँ पे आएगा दूसरा धनिक तंत्र या फिर धनिक तंत्र लिख लो, है ना, ताकि याद रहे। जब अमीर लोग रूल करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिच पीपल। तो ये इसको ध्यान देना जो क्वेश्चन आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके बाद देखो, एक वर्ड आपके सामने में भी पूछ सकते हैं, डेस्पोटिज्म। इसको ध्यान देना। डेस्पोटिज्म आपका पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैं जब लिस्ट प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपको इसको बता दूं। गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, मतलब रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। तानाशाही, डिक्टेटरशिप, है ना। डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है बेटा? डिक्टेटरशिप। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। इफ़ इन केस ऐसा क्रेसी से रिलेटेड वर्ड आता है तो उसको ध्यान देना। अच्छा, बार्बरोक्रेसी भी होता है। बार्बरोक्रेसी, तो बार्बरिक वर्ड आपको पता है ना? बार्बरोक्रेसी कहाँ से बना है? बार्बरिक मतलब क्या होता है बेटा? क्रूएल होता है। तो जब क्रूएल लोग, है ना, जितने भी ये चोर उचक्के टाइप के इंसान होते हैं, जितने भी क्रूएल पीपल होते हैं, वो जो रूल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बार्बरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, रूल्ड बाय क्रूएल पीपल, इजी सा है, कुछ नया तो है नहीं इसमें। रूल्ड बाय क्रूएल पीपल। अच्छा, ये जहाँ पे भी क्रेसी वर्ड आता है ना, क्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
या फिर रूल। और देखो हर जगह जहाँ जहाँ क्रेसी आया है उसका मीनिंग भी लिखा दिया गया है। फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट हम वर्ड्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटलिज्म मीन्स क्या होता है, पूंजीवाद होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल्ड बाय पीपल। इंडिया में डेमोक्रेसी ही तो है, डेमोक्रेसी तो रूल्ड बाय पीपल, रूल्ड बाय पीपल। आपके एग्ज़ाम में आए तो ध्यान देना, मैच करने में आपको आसानी होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है इरेगेटोक्रेसी, इरेगेटोक्रेसी, इरेगेटोक्रेसी। देखो क्रेसी का मतलब क्या हुआ, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इरेगेटोक्रेसी, अब मैं ये इसलिए लिखा रही हूँ आपको ताकि इफ इन केस आता है तो ध्यान देना। रूल्ड बाय लेबरर्स, रूल्ड बाय लेबरर्स, बाय लेबरर्स, ठीक है, रूल्ड बाय लेबरर्स, ये ध्यान देना। उसके बाद गाइनोक्रेसी, गाइनोक्रेसी तो गाइनो वाला रूट वर्ड तो बहुत आसान है, गाइनोक्रेसी, ठीक है। रूल बाय विमेन, जब विमेन पावर रूल करे तो क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी बोलते हैं। तो गाइना देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए एवरीवन। उसके अलावा एक और वर्ड है इसी से रिलेटेड, जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेंटो क्या होता है आप ध्यान रखना, जेरेंटोक्रेसी। तो देखो कितने सारे क्रेसी वाले वर्ड मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। जेरोंटोक्रेसी क्या होता है, रूल्ड बाय, रूल्ड बाय, रूल्ड बाय जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, जब बड़े लोग +60 वाले रूल करें उसको क्या बोलते हैं, जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। बूढ़े लोग तो 60+ वाले मान लो, रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल। तो एज भी लिख लेना इसमें, 60+ वाले जो रहते हैं वो रूल करते हैं, जेरेंटोक्रेसी कहलाता है, GERONTOCRACY, जेरेंटोक्रेसी। क्लियर एवरीवन। फिर इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, क्लेप्टोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है हम परेशान हो जाते हैं, किसी राज्य में ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो वहाँ का डेवलपमेंट ना करके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको फंड्स मिलते हैं उसका यूज़ खुद के लिए करती है। तो चोर उचक्कों की जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं, रूल्ड बाय थिप्स, थिप्स। यहाँ पे रूल्ड बाय थिप्स का मतलब है जो करप्टेड पीपल हैं, जब वो रूल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। चलो, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आया था आपका, मोनार्की आया था, मोनार्की। तो मोनार्की वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, रूल्ड बाय किंग, रूल्ड बाय किंग, किंग। ये ऑलमोस्ट जैसे इसमें वन पर्सन ही रूल करता है, राजा ही होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। ऑटोक्रेसी में भी क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जिसके पास पूरा का पूरा पावर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और मुझे लग रहा है एक ओलिगार्की वर्ड आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ओलिगार्की वर्ड है और ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार SSC वगैरह में भी आया हुआ है ये वर्ड, ओलिगार्की। रूल्ड बाय फ्यू पीपल, पीपल। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ फ्यू इज कॉल्ड व्हाट, तो आंसर क्या होगा, ओलिगार्की होगा। तो ये ध्यान रखना। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जब भी क्लास होगी ना तो एक इस पे भी एक वीडियो मैं बना दूँ, है ना। शायद बच्चे ने बताया था
कि जेनोक्रेसी भी आया था। तो जेनोफोबिया तो आपने पढ़ा है ना, फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो जेनोक्रेसी भी आया था, जेनोक्रेसी। तो रूल बाय फॉरेनर्स, रूल बाय फॉरेनर्स, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चंस देखकर याद आ रहा है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा था। तो ये क्रेसी वाले वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। तो अभी तक मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। देखो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम से आकर टू द क्वेश्चन, टू द पॉइंट, सारी चीज़ें माइंड में रिटेन कर पाना। वो बच्चों को जब याद आ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस भेजें। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे ही आंसर करते हैं, मैम इंग्लिश बहुत अच्छा था, अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया है, बस इसके अलावा उनको क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा है, पूछने पे भी नहीं याद आ रहा है। तो फोर्स नहीं कर सकते ना, जितना बता पा रहे हैं उतना ठीक है, इट्स ओके। इतना ही आपके लिए बोलते हैं ना कि आपके लिए ये नेक्टर की तरह है, एकदम अमृत की तरह है। तो इसको एकदम अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड करिए पेपर का नेचर, क्योंकि ये मत मान के चलिए कि 5-6 टॉपिक ही पूछा जाएगा। आपका पेपर बाद में होने वाला है, तो हो सकता है ग्रामर भी आए, सब कुछ जो भी आपने पढ़ा है रिवाइज़ करते हुए चलिए, और ये मान के चलिए आपने सफिशिएंट बहुत पढ़ा हुआ है, ये याद रखो। और रिविज़न करना मत छोड़िए। 3 जून को एग्ज़ाम है, 27 को एग्ज़ाम है, 26 को एग्ज़ाम है, इस तरीके से एग्ज़ाम है। वो बच्चे बड़े डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हैं, निराश नहीं होना है बेटा। एंथुसियाज़म, अपना पैशन मेंटेन करके रखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में पेपर हो गया है तो कठिन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजी ही होगा, आसान होगा सब। जैसा ऐसे कुछ बच्चे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इजी आता है बाद में कठिन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ोगे तो एग्ज़ाम अच्छा ही होने वाला है, और आपने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाई किया है, एग्ज़ाम अच्छा होगा ही होगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। ऑल दी बेस्ट एवरीवन।